नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बात होगी क्या दुनिया विश्व युद्ध की जद में आने वाली है और क्या तीसरा विश्व युद्ध अब छिड़ने वाला है। अभी तक हम देख रहे थे कि किस तरीके से इजराइल हमास के बीच तनाव देखने को मिल रहा था। लेबनान में अभी कुछ अटैक हुए, उसके बाद एक तनाव माहौल देखने को मिला और इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो भी लगातार चलता जा रहा है, वो भी फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस बीच खबर यह है कि जो तनाव है वो इस वक्त रशिया और अमेरिका के बीच भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक जो तमाम कंट्रीज हैं वो किसी का पक्ष ले रही हैं तो किसी के खिलाफ हैं। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस युद्ध में वो पार्ट तो हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर दो बड़े देश, दो बड़ी महाशक्तियां आमने सामने आ जाती हैं, युद्ध के मैदान पर आ जाती हैं, तो फिर क्या पूरी दुनिया विश्व युद्ध के खतरे से बच पाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका में हैं और उन्होंने इस चीज को कहीं ना कहीं वहां पर बताने की कोशिश भी की कैसे इस वक्त जो पूरी दुनिया है वो संघर्ष के दौर में है, लेकिन भारत अपना लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, शांति सद्भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये शांति भारत तो चाहता है, लेकिन क्या इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरह का तनाव है वहां पर वो शांति दिख रही है। और रशिया और अमेरिका की जो नए एक्शंस हैं उनके बारे में भी बताएंगे कि किस तरीके से जिस तरीके से अब हथियार डिप्लॉय किए जा रहे हैं कुछ सेंसिटिव इलाकों में, क्या वो एक युद्ध की आहट है। इसी पर मेरे साथ डिजिटल के मेरे सहयोगी साहिल भी जुड़ गए हैं और वो पूरी खबर भी बताएंगे। साहिल, ये तीसरे विश्व युद्ध ये टर्म हमने कई बार सुना जी, लेकिन इस बार क्या दुनिया इस विश्व युद्ध कह सकते हैं कि इसमें अब पूरी तरीके से शामिल होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल पूरी तरीके से शामिल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब एक तरफ से रूस का और एक तरफ से अमेरिका ने अलास्का, जो उनका एक बॉर्डर है, अलास्का जो रीजन है, उसके दोनों बॉर्डर्स पे अपनी अपनी सेनाएं, अपने अपने हथियार तैनात कर दिए हैं। अब समझने वाली बात यही सोच रहे होंगे कि अलास्का पर क्यों हो रहा है। तो कुछ साल पहले या अभी से बहुत समय पहले जो अलास्का है वो हमेशा से यूएस का हिस्सा नहीं था। अलास्का पहले रशिया के अंडर आता था। रशिया ने कुछ समय पहले तकरीबन 1850 के आसपास, 1867 के आसपास इसको बेच दिया था यूएस को। अब जब यूएस को बेच दिया, उस समय बेचने का मतलब बेचने के कई उनके रीजंस थे, मगर बहुत कम दाम पर भेजा गया था। तकरीबन $7.2 मिलियन पर अलास्का को बेचा गया था यूएस को। अब जो ये कंडीशंस बन गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से हमास पर लगातार इजराइल हमला कर रहा है, लगातार हिजबुल्ला पर हमले हो रहे हैं, लगातार ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, जो कि जवाबी कार्रवाई भी लगातार चलती जा रही है। ऐसे में जब ऐसी खबर आती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ रही है, क्या एक नए तरीके से युद्ध शुरू होगा और क्या जो एक बहुत बड़ा युद्ध, क्योंकि अगर दो महाशक्तियां आपस में लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकता है। न्यूक्लियर वॉर का मतलब ही आप समझिए कि उसके बाद दुनिया के खात्मे की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जिसमें बर्बादी ही लिखी है शायद, और बर्बादी ऐसी जैसे हमने जापान का उदाहरण देखा है, वहां पर वो अब तक उस चीज से उभर नहीं पाए हैं। बेशक वो आर्थिक तौर पर आज मजबूत हैं, लेकिन वहां पर जहां वो परमाणु गिरा वहां पर आज भी आप कहानियां पढ़ते होंगे कि किस तरीके से लोग पूरी तरीके से फिट नहीं है, अपंग हैं। तो ये एक दंश है और परमाणु का इस्तेमाल होना फिर दुनिया की बर्बादी की तरफ तो नहीं जाएंगी चीज। बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि अगर परमाणु का इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं उसके बाद कई असर देखने को मिल सकते हैं पूरे दुनिया भर में। और कहीं ना कहीं परमाणु से ऊपर सबसे बड़ा जो थ्रेट इस टाइम पे वो डेटा का है। क्यों? कि जिस तरीके से हमने देखा कि इजराइल ने किस तरीके से हमला किया हिजबुल्ला पर, चीजें हैक करके की, चाहे वो वॉकी टॉकी अटैक हो, चाहे वो मोबाइल फोन में विस्फोट हो, चाहे वो सोलर पैनल में विस्फोट हो। तो ये जितनी चीजें की गई ये बहुत टेक्निकल चीजें थी। ये चीजें ऐसी नहीं थी कि आपने आज प्लान किया इसको कल एग्जीक्यूट कर दिया। इस चीज के लिए बहुत प्रॉपर प्लानिंग चलती है। और कहीं ना कहीं इजराइल के दिमाग में हमेशा से ये था कि अगर हमारे ऊपर किसी तरीके का अटैक किया जाता है तो हम इस तरीके का अटैक को आगे अंजाम दे सकते हैं। एक और बात है कि रूस ने एक अपनी शक्ति को हम कहें या अपनी एक मिसाइल को टेस्ट किया था, जो हालांकि जिसको कहता है कि वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि वो टेस्ट विफल जरूर हो गया है, मगर कहीं ना कहीं उससे अमेरिका के अंदर एक डर जरूर पैदा हुआ है कि अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है आगे, अगर फ्यूचर में, भविष्य में अगर ये सफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। और एक चीज और, एक तो डेटा का तो यहाँ पर वॉर है ही, और दूसरा जो परमाणु का जिक्र हो रहा था, इसमें देखिए एक तो जो जहां पर गिरेगा वहां तो नुकसान है ही, अब वो कितने बड़े रीजन को अपनी चपेट में लेता है वो अलग चीज है। दूसरा, खाने पीने की जो शॉर्टेज है, क्योंकि वो भूमि एक तरीके से फिर बंजर हो जाएगी, वहां पर एक खतरा होगा दुनिया के सामने। और इसीलिए भारत तो लगातार इस चीज को प्रमोट कर रहा है अमेरिका में भी
कि शांति की तरफ हम बढ़ें, शांति की तरफ हम बढ़ें, लेकिन जिस तरह से कुछ देशों के शायद अपने हित हैं, और अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो ये जो हथियारों की होड़ है, कहीं ना कहीं ये कुछ देशों को अच्छी लग रही है, लेकिन उन्हें शायद ये समझना होगा कि हथियारों की होड़ दुनिया को किस दिशा में लेकर जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि अभी एक सवाल और उठा, एक आरोप लगाया गया भारत पर कि भारत यूक्रेन को हथियार बेच रहा है और जिससे रूस इससे नाराज है। ये कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया, हालांकि भारत ने भी इसका जवाब देते हुए यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं और हमने सीधा यूक्रेन को कोई भी हथियार नहीं बेचे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्यों ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत से इटली और चेक रिपब्लिक जैसे देशों ने काफी हैवी अमाउंट में कुछ शेल्स खरीदे थे जिनके अंदर वो बारूद भर के आगे फायर कर सकते हैं। अब ये शेल्स खरीदे गए थे अपने लिए, मगर इन शेल्स को आगे बेच दिया गया यूक्रेन को। तो कहीं ना कहीं हाँ, भारत को भी जरूरत है कि एक पूरा एग्रीमेंट करने की कि आप अगर मुझसे हथियार ले रहे हैं, क्योंकि कोई हथियार एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आपने मुझसे खरीद लिया कहीं पर बेच दिया, क्योंकि उस हथियार की जब डिमांड बढ़ती है, उस हथियार की जब ट्रेड किया जाता है, तो कई चीजें उसमें डिसाइड की जाती हैं कि आप इस हथियार को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट बनना जरूरी है, और इस वजह से कहीं ना कहीं यूक्रेन के पास ये हथियार पहुंच रहे हैं। तो हाँ, हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही है, मगर एक बात समझने वाली है कि जब युद्ध होता है, युद्ध में तबाही दोनों तरफ होती है। हम ये नहीं कहेंगे किसी एक तरफ में तबाही हो रही है या एक तरफ ही मारकाट ज्यादा हो रही है, एक तरफ ही खून खराबा ज्यादा हो रहा है। वो दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ तबाही बराबर की होती है। अच्छा, ये जो आपने अभी बताया कि एग्रीमेंट जरूरी है और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, हालांकि इन सब चीजों को कोशिश की जाती है कि ये सब डेटा कहीं ना कहीं सिक्योर रहे, लेकिन अगर इन चीजों में लापरवाही होगी तो ऐसा ना हो कि कोई देश अपने लिए हथियार बना रहा है या दूसरों को किसी तरीके से सप्लाई कर रहा है एक अच्छे वे में, लेकिन वो उसके दुश्मन तक पहुंच जाए। मान लीजिए इंडिया ने हथियार बनाया, वो किसी देश ने खरीदे और वहां से पाकिस्तान के पास पहुंच जाए, तो उस चीज से बचना होगा यहाँ पर और उस चीज को देखना होगा। लेकिन एक चीज और है कि अभी पिछले कुछ दिनों में जो है वो जो तनाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई है, खासकर ये जो पेजर अटैक हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं संभावनाएं लग रही हैं कि ईरान अब ना आ जाए डायरेक्ट इजराइल और उसमें ना हो जाए। ऊपर से यहाँ पर चाइना भी सारी चीजों को देख रहा है, और एक चीज और है कि अब आपको रिलेशन भी निभाने, अगर रशिया उतरेगा तो क्या उसके सपोर्ट में चाइना आएगा, बिल्कुल, अमेरिका उतरेगा तो उसके सपोर्ट में क्या नाटो के सारे देश आएंगे। तो ये सारी चीजें इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई अगर ये दो सीधे सीधे युद्ध में आ गए ना तो फिर मुश्किल है कि यहाँ पर विश्व युद्ध ना। बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने चीन की बात की, तो चीन का एक एंगल ये भी है कि अगर युद्ध होता रहता है तो कहीं ना कहीं चीन पर अभी किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, और चीन ये हमेशा चाहेगा कि युद्ध होता रहे, जितनी देर युद्ध होता रहे। क्योंकि आपने देखा था जिस समय पर कोविड फैला था तो उस समय पर चीन पर बहुत आरोप लगाए गए थे, और उसी के आसपास उसी के कुछ सालों बाद ये युद्ध शुरू हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये युद्ध हो रहा है तो अभी सबसे बड़ी जो शक्ति जो उभरेगी, क्योंकि अगर यूएस और रूस के बीच में युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं दोनों के में डिवास्टेशन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा और काफी नुकसान दोनों को पहुंचेगा। तो उसके बाद जो इसको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो चीन है, क्योंकि चीन उसका एक बहुत बड़ी शक्ति उभरेगा और कहीं ना कहीं वो भारत के लिए भी फिर खतरा बन सकता है। देखिए, हर युद्ध के बाद एक शक्ति जरूर बनती है, और पिछला जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका उस वक्त महाशक्ति बनकर निकला। उस समय के नुकसान जो है वो आज भी आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ते होंगे, आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे कि युद्ध क्या विनाश लेकर आता है, शायद हम उस बारे में सोच भी नहीं सकते। जापान ने जो सहा उस समय, या फिर रशिया ने भी उस समय जो चीजें देखी, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और बहरहाल हम तो यही उम्मीद करते हैं कि युद्ध ना हो, भारत की हमेशा से पॉलिसी भी यही रही है। लेकिन अगर ये टेंस तनाव इसी तरीके से बढ़ता रहा तो फिर विश्व युद्ध 3 जल्द ही शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम अपडेट जो हैं आपको हम लगातार देते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना ताकि अपडेट आपको मिलते रहें। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।